लास्ट लेक्चर में आपने डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई भी प्लेन मिरर अगर अवेलेबल है तो प्लेन मिरर कितना डेविएशन देगा। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, डेरिवेशन चांसेस हैं आना है ना आना, तो डायरेक्ट याद रखो 180 माइनस 2i। ये प्लेन मिरर से डेविएशन इतना प्रोड्यूस होता है अगर एक मिरर होगा। अगर आप एक मिरर की बजाय अगर आप दो मिरर यूज करते हो तो उसकी जगह जो डेविएशन प्रोड्यूस होगा दैट इज 360 माइनस 2 थीटा। मतलब कि जब दो मिरर होगा तो डेविएशन इतना प्रोड्यूस्ड होगा और थीटा इसमें दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल है कि कितना दोनों मिरर का रखा गया है और ये एक मिरर का है। ठीक है, अब उसके बाद जो कराने जा रहे हैं वो बेसिकली हम ऐसे नोट में तो करा दे रहे हैं बट ये आपको केसेस में मिलेगा। वो आपसे एमसीक्यू पूछेंगे, केस बेस्ड स्टडी पूछेंगे, या आपसे हो सकता हो 2 नंबर के रीजनिंग में भी पूछ लेंगे, या आपसे कहेंगे कि मैं केस दे रहा हूं आप उसका फिगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बनाइए। तो दो कंडीशन है जो सबसे ज्यादा फेमस है। सबसे पहले इफ टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 90 डिग्री। तो सबसे पहले या तो आप डायरेक्ट देखो केस याद भी किए रहो, और एक तो नॉर्मली जो आपसे कहेंगे तो हमने क्या है दो प्लेन मिरर को 90 डिग्री पर रख दिया। ये आपका हो गया पहला मिरर और ये हो गया आपका दूसरा मिरर। तो दोनों मिरर के बीच में जो एंगल रखा गया है वो हो गया 90। ठीक है, तो इफ टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 90 डिग्री then the reflected ray at two mirrors become parallel to incident ray। मतलब कह रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो इंसिडेंट रे के पैरेलल होगा। तो कैसे होगा, चलो क्या है, पहले इस वाले मिरर पर आप इस वाले मिरर पर कोई भी लाइट इंसिडेंट कराओ। तो इस वाले मिरर पर आपने लाइट इंसिडेंट कराया तो डेट इज ये वाली जो लाइट हो गई, ये वाली लाइट हो गई आपकी इंसिडेंट रे, ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे। अब अकॉर्डिंग टू रूल इंसिडेंट रे ड्रॉ करने के बाद आप वहां पर तुरंत इमीडिएट क्या ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे। नॉर्मल से जो भी एंगल यहां बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उसके बाद यहां से ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, ये चली गई। अब समझो पहले मिरर का ये जो पहला मिरर है दैट इज M1 और ये आपका दूसरा मिरर है दैट इज M2। तो पहले मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, लेकिन ध्यान से देखो तो सेकंड मिरर के लिए जो पहले का रिफ्लेक्टेड है सेकंड वाले के लिए वो क्या है, वो इंसिडेंट हो गया। अब ये इंसिडेंट हुआ, आपको फिर वही सेम काम एज इट इज आपको यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो आप यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर दो, और नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद फिर एज इट इज जैसे आप बनाते हो यहां से फिर ये आपका निकल गया रिफ्लेक्टेड। तो जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है वो आपकी ये हुई। अब जो आपसे वो उन्होंने कहा था उस स्टेटमेंट को एक बार फिर से पढ़ लो कि इफ टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 90 डिग्री देन द रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्टेड रे है एट टू मिरर्स बिकम पैरेलल टू इंसिडेंट। अब आप इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड को ध्यान से देखो, दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। अब ये कंडीशन भी आपको याद रखनी है कि अगर दो प्लेन मिरर के बीच में एंगल 90 डिग्री का है तो उनके इंसिडेंट और उनके रिफ्लेक्टेड दोनों रे आपस में क्या रहेंगे। अब ये डायरेक्ट आपको याद रखना है कि 90 डिग्री पर दो इंसिडेंट और वो रिफ्लेक्टेड पैरेलल रहेंगे, या अगर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड पैरेलल है तो दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। वो आपको दोनों केसेस याद रखना है, चाहे एक साथ चाहे आप 90 से पैरेलल का, हालांकि याद आपको दोनों होना चाहिए। ठीक है, ये था इनका पहला केस। सेकंड केस आता है फिर आपका इफ टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 60 डिग्री। अगर दो प्लेन मिरर हैं और दो प्लेन मिरर को आप 60 डिग्री पर इंक्लाइन करते हो तो ये पहला मिरर हो गया। अच्छा, सीधे रखोगे तो आप बेसिकली 90 पहुंचोगे ना, और 60 करने के लिए थोड़ा सा टिल्ट करना है सिर्फ आपको। तो ये आपका पहला मिरर हो गया और ये आपका दूसरा मिरर हो गया, और इन दोनों प्लेन मिरर्स के बीच में जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। ठीक है, एंड रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द वन मिरर। अब आप क्या कह रहे हैं कि एक मिरर पर लाइट को आप इंसिडेंट करवाइए। ठीक है, आप इस वाले पर इंसिडेंट करवा दो, तो आप इस वाले मिरर पर लाइट को इंसिडेंट करवा दो। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे। सेकेंड काम, तुरंत आपका यहां से नॉर्मल ड्रॉ होगा, ये आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। फिर एज इट इज ये
इधर जाएगा, इसका पहले मिरर का M1 का जो रिफ्लेक्टेड है M2 के लिए वो क्या बनेगा, वो क्या बन जाएगा, वो इंसिडेंट बन जाएगा। फिर एज इट इज, थोड़ा फिगर थोड़ा सीधा हो गया, थोड़ा तिरछा जाएगा ये, क्योंकि एंगल पे गया है, ये एंगल पे गया तो ये थोड़ा सा तिरछा जाएगा। अभी नॉर्मल थोड़ा सा इसी में बनेगा, और फिर इसके बाद यहां से ये रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि इफ टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड टू ईच अदर 60 डिग्री, ठीक है, एंड अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द वन मिरर पैरेलल टू द अदर, then after reflection from the two mirror the reflected ray becomes parallel to the first mirror। जो reflected ray होगी वो first mirror के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये कंडीशन याद रखिएगा, अगर दो प्लेन मिरर हैं और दोनों प्लेन मिरर 90 डिग्री पे हैं तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल होगी। अगर दो प्लेन मिरर हैं और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो इस बार पहले मिरर के ही पैरेलल रहेगा। दो अलग अलग कंडीशन है, दोनों में एंगल याद रखिएगा। 90 डिग्री पर दो प्लेन मिरर के साथ क्या हो रहा है और 60 डिग्री पे दो प्लेन मिरर के साथ क्या हो रहा है, आपको सेपरेटली दोनों याद रखना है। वो चाहे एमसीक्यू में देंगे, केस बेस स्टडिंग करके देंगे, एमसीक्यू में कहीं से भी इसको घुमा के देंगे, या वो आपसे कहेंगे कि हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप बनाइए उसको, आप ऐसे फिगर बना के उनको दिखाइए कि 90 डिग्री पर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल है और 60 डिग्री पे इंसिडेंट पहला मिरर और रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल है, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा उनको। ठीक है, ये एक छोटा सा केस था जैसे बता दिया। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है प्रूविंग एज इट इज। जैसे आपने एक चीज कही थी प्लेन मिरर के लिए कि मिरर से ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है इमेज भी मिरर से उतनी ही दूर होगी, तो वो उसको एज इट इज, वो तो हमने कह दिया, बट इसको एज इट इज एक मैथमेटिकल प्रूफ ले लो, क्लास 10th की तरीके से ही प्रूफ करना है इसको। जैसे आपके पास एक सामने एक प्लेन मिरर है, ये आपका प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर से कुछ दूरी पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है, मान लिया x सेंटीमीटर दूर रखा है, तो इससे x सेंटीमीटर दूर ही आपका क्या बन गया, इमेज बन गया। एज इट इज आपको रे डायग्राम बनाना है, तो सबसे पहले आपको बताए थे यहां से एक रे लेकर जाओ ऐसे, और इसको पहले इमेज से आप मिला दो। ये थोड़ा भी चल गया, ये यहां पे आपका हो गया और ये आपका ऐसे निकल गया। ठीक, ये पहला रे हो गया। दूसरा रे आपका एज इट इज जाएगा और टकरा के वापस आ जाएगा। ठीक है, अब इस वाले का नाम कर लो P, इसका नाम कर लो इस पॉइंट का M। अब आप इसमें ध्यान से देखो, आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है इसमें। पहला ट्रायंगल O M P, एक ट्रायंगल तो ये वाला दिख रहा है आपको, और दूसरा ट्रायंगल आपको दिख रहा है I M P, एक ट्रायंगल ये है, दोनों ट्रायंगल दिख गया। ये बताओ ये कितना है 90 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 90 है। मैं कह रहा हूं कि ये एंगल थीटा है, तो ये भी कितना होगा थीटा होगा। ये 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा ये 90 माइनस थीटा, और एज इट इज सेम ये भी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब आप खाली ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो, काम हो जाएगा। सबसे पहले दोनों ही ट्रायंगल में आपका MP कॉमन है, तो MP आपका कॉमन साइड हो गया, तो ये हो गया आपका MP, ये हो गया आपका कॉमन साइड। सेकंड हो गया आपका डेल्टा M, ये आपका हो गया 90 डिग्री, दोनों ट्रायंगल में ये भी कॉमन हो गया, तो ये कॉमन एंगल हो गया। और नेक्स्ट हो गया आपका एंगल OPM इज इक्वल टू एंगल IPM, ये भी कॉमन है आपका, डेट इज दोनों एंगल कितने हैं आपके 90 माइनस थीटा। तो आप जरा चेक करो, ये एंगल है, फिर ये साइड है, और फिर आपका एंगल है, तो बाई एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्रायंगल OMP
कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल IMP के, ठीक है। तो अगर ये वाला पूरा ट्रायंगल ये वाले पूरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट हो गया तो आप ये कह सकते हो कि OM इज इक्वल टू MI। किस रूल से? बाई CPCT। यही तो करते थे, याद है या भूल गया 10th वाला? यही तो एक करने में खाली मजा आता था, प्रूव होने के बाद। बाई CPCT क्या फुल फॉर्म होता था? corresponding parts of congruent triangle। हाँ, तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो ये दोनों साइड भी क्या हो गए उसकी इक्वल। तो जो आपने कहा था कि मिरर से ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा मिरर से इमेज की भी दूरी उतनी ही दूर होगी, ये आपने इसको प्रूफ करके बता दिया कि एक्चुअल ये चीजें होती है। तो इन केस कहीं भूला भटका अगर आ गया प्रूफ करने के लिए तो आपके पास एक है कि आप प्रूफ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। पहला समझ में आ गया। दूसरा सबसे नेक्स्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन फील्ड ऑफ व्यू। डिटेल नहीं है आपके सिलेबस में, क्लास 12th में नहीं है, लेकिन जब आप नीट में जाओगे तो डिटेल वहां मिलेगा आपको। बट आपके में बस थोड़ा सा ये फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब होता है कि आप शीशे में कितना देख ले, पूरा आप कितना देख ले जा रहे हैं, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा कॉमन क्वेश्चन यही पूछा जाएगा ऑप्टिक्स से कि अगर एक इंडिविजुअल को अपनी पूरी हाइट देखनी है कि उसका सर से लेके उसका पैर तक पूरा शीशे में आ जाए तो शीशा कितने हाइट का चाहिए। तो आप डायरेक्टली याद रखिए उस इंडिविजुअल की जो भी हाइट होगी शीशा उसके आधे हाइट का चाहिए। अगर आदमी 6 फीट का है तो शीशा 3 फीट का चाहिए। अगर वो आदमी 170 सेंटीमीटर का है, 180 सेंटीमीटर का है तो जस्ट उसका 90 सेंटीमीटर का शीशा चाहिए। जितनी भी इंडिविजुअल की हाइट होगी उसका आधा का शीशा ही आप लेंगे, वो इंडिविजुअल पूरा उसका सर से लेके पैर तक पूरा उसमें आ जाएगा, ठीक। डेरिवेशन नहीं है इसका, लेकिन आप नॉर्मल याद रखो, ठीक है, कि ऊपर नीचे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। उसके बाद कुछ आते हैं स्पेशल केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ प्लेन मिरर। कुछ स्पेशल केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर के लिए। पहला है आपका इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस x टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द मिरर एज इट इज। ये कॉमन है। अगर ये आपका एक प्लेन मिरर है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को x सेंटीमीटर आगे लाता हूं तो इमेज भी x सेंटीमीटर। अगर मैं ऑब्जेक्ट को y सेंटीमीटर पीछे ले जाता हूं तो इमेज भी y सेंटीमीटर। तो ये एज इट इज कॉमन है। तो पहला यही है कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो मिरर से जितना भी आगे पीछे होगा वही सेम रेशियो अप्लाई कौन करवा लेगा अपने ऊपर, इमेज। अगर 2 सेंटीमीटर में शीशे की तरफ गया हूं तो मेरा इमेज भी शीशे की तरफ 2 सेंटीमीटर आगे आ जाएगा। अगर मैं 4 सेंटीमीटर शीशे से पीछे गया हूं तो मेरा इमेज भी शीशे से 4 सेंटीमीटर पीछे हो जाएगा, ठीक। तो इसमें कोई ज्यादा था नहीं। सेकेंड है आपका if an object approaches or recedes from the plane mirror with velocity v then the image also moves in the same manner from the mirror with velocity v। अगर मैं मिरर की तरफ v वेलोसिटी से दौड़ रहा हूं तो इमेज भी मिरर की तरफ कितने से दौड़ेगा, वो भी v से ही दौड़ेगा। अब ये इसमें क्वेश्चन में ट्विस्ट है। अगर मैं 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से शीशे की तरफ भाग रहा हूं तो मेरा इमेज भी शीशे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागेगा। पहला केस जो पूछेंगे। सेकेंड, अगर मैं 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से शीशे की तरफ भाग रहा हूं तो मेरा इमेज मेरी तरफ 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागेगा, दुगने के भागेगा, क्योंकि बाकी 2 तो वहां का और 2 मेरा भी तो ऐड होगा उसमें, तो वो इमेज मेरे का दुगना भागेगा। लेकिन शीशे का एज इट इज वही रूल प्ले करेगा। अगर मैं शीशे की तरफ 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा हूं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ मिरर then find the velocity of image with respect to object। तो आप इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में? 16। मैं 8 भाग रहा हूं, इमेज की वेलोसिटी मेरे रिस्पेक्ट में 16 दुगना होगी, लेकिन मिरर के ही रिस्पेक्ट में वो 8 रहेगी। तो वो ध्यान रखना, ठीक। If plane mirror moves distance x। अच्छा, इन दोनों कंडीशन में शीशा नहीं आगे पीछे हुआ है, शीशा दोनों कंडीशन में अपनी जगह पर क्या था, स्टेबल था। अभी कह रहा है शीशा ही अगर आगे पीछे होने लगा तो if plane mirror moves a distance x towards or away from the object the image will move distance 2x towards the object mirror or object। अगर शीशा आगे पीछे घूमा, जैसे मैं स्थिर हूं, मैं नहीं बदल रहा हूं अपनी पोजीशन, मैं एक जगह खड़ा हूं और अगर शीशा मेरी तरफ x डिस्टेंस आया
तो इमेज उसका दुगना आएगा मेरे तरफ, मतलब वो कितना आ जाएगा, वो 2x आएगा। अगर वो मेरे से x पीछे गया तो वो उसका दुगना पीछे जाएगा, वो 2x पीछे जाएगा। ठीक, तो ये 3 कंडीशंस हैं जिनमें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है इमेज फॉर्मेशन बाय टू प्लेन मिरर। अगर दो प्लेन मिरर को, अगर आप दो प्लेन मिरर अरेंज करते हैं तो उनमें टोटल कितनी इमेजेस बनते हैं। जैसे एक शीशा होता है तो उसमें पता होता है एक शीशे में कितनी इमेज बन रही है, एक ही इमेज बन रही है, दिख रहा है। अगर एक से ज्यादा शीशा हो गया तो क्या इतना इमेज बनेगा। अब वो दो शीशा आप रख रहे हो, वो दो शीशा आप कितने एंगल पे रखते हो। आप बार बार की दुकान पे जाओ, एक शीशा आगे लगा होता है, एक शीशा पीछे लगा होता है, उसमें कभी इमेज देखो अपनी, इनफाइनाइट दिखेगी आपको। तो अगर दो पैरेलल में रखी है, दो प्लेन मिरर दोनों आमने सामने रखी है और उस दोनों शीशा के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो इनफाइनाइट तक जाएगी। ठीक है, उसके बाद है कि आप दो मिरर के बीच का एंगल आपको पता होगा और आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा कि दो प्लेन मिरर इतने एंगल पर रखे हैं तो आप बताओ टोटल कितना इमेज बनेगा। ये सब फॉर्मूले से ही पूछे जाएंगे, पूछना होगा सिलेबस में। रे डायग्राम इनका नहीं है कि बनते कैसे हैं, वो आप जब नीट आओगे पढ़ोगे तो बताया जाएगा। इसका फॉर्मूला बेसिकली है आपका n = 360/θ। यही आपको फॉर्मूला बेसिकली यूज करना है। अगर दो प्लेन मिरर, अगर इसको आप कोई भी एंगल होगा, यहाँ पे दो प्लेन मिरर हैं, दोनों प्लेन मिरर 90 डिग्री पे हैं, 60 डिग्री पे हैं, 30 डिग्री पे हैं, डजेंट मैटर, जितना भी यहाँ थीटा दिया होगा, जब आप इसको कट करोगे तो आपको नंबर ऑफ इमेजेस मिलेंगे। वो इमेजेस जो होके हैं वो दो कंडीशन में है। ये जो आपका n है, ये n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इमेजेस। अब ये जो इमेजेस हैं इनके आने का दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये इमेज जो भी वैल्यू आएगी वो इवन नंबर में आएगी डिवाइड करने काटने के बाद, और या तो इसको डिवाइड करने के बाद ये आपका ऑड नंबर में आएगा। दो पॉसिबिलिटी है। अगर इस n की वैल्यू इवन आ गई तो इवन में कुछ नहीं करना, आपको जो भी होगा उसमें से एक माइनस कर दीजिएगा, और अगर वैल्यू ऑड में है तो एज इट इज जितनी वो आएगी वो उतनी ही रहेगी। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि पहला सेट ये बन सकता है कि दो प्लेन मिरर है, दोनों प्लेन मिरर 120 डिग्री पे रखे हैं, तो 120 का मतलब हो गया ये 360 बाई आपका हो गया ये 120, ये कट गया और ये आ गया 3, तो n = आया 3। n क्योंकि 3 आपका एक ऑड नंबर है तो एज इट इज मतलब कि अगर दो प्लेन मिरर 120 डिग्री पे रखे हैं तो 3 इमेज बनेंगे। ये पहली कंडीशन है। दूसरा, अगर दोनों प्लेन मिरर के बीच में अगर हम 90 डिग्री का एंगल रखते हैं तो 360 डिवाइडेड बाई 90, तो अगर 90 डिग्री का एंगल है तो ये कटेगा आपका, तो ये आ जाएगा 4, मतलब n = 4। ये आपका इवन नंबर आया तो इवन के केस में आपको एक माइनस कर देना है, दैट इज n = ये बनेगा आपका 3 इमेज। तो ये आपको बस ध्यान रखना है। हाँ, किसी ने पूछ लिया कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो एक्चुअल क्या होता है कि इवन के केसेस में वहां एक ही पॉइंट पर दो इमेज बनती हैं, तो उसको दो इमेज कंसीडर ना करके उसको एक ही इमेज कंसीडर किया जाता है, तो इसीलिए यहां पर एक माइनस कर दिया जाता है। अब वो रे डायग्राम से होता है, वो दिखाया जाता है कि आप दो इमेज बन रहा है, एक ही पॉइंट पे दो बन रहा है, तो इतना है नहीं डिटेल, बस इतना जानो। अगर इवन आता है इसका ये मतलब होता है कि आपके पास कोई मिरर के अंदर कोई एक ऐसा पॉइंट है जो उसी एक पॉइंट पर दो बार इमेज बन गई है, तो उसको दो इमेज ना कंसीडर करके उसको एक मानते हैं, और इसीलिए टोटल में से जितनी भी इमेज बनती है उसमें से एक को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक, बाकी अभी फोकल लेंथ है आपके पास, आगे वो समझाएंगे। अभी फोकल लेंथ क्या होता है, प्लेन मिरर का क्या होता है, तो वो सभी आगे समझाएंगे। ठीक है, चलो देखो, ये जो किए हो 90 डिग्री का जो रखे उसको करके दिखा दे रहे हैं, थोड़ा सा एक कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ये दो प्लेन मिरर है, पहला आपका हो गया M1 मिरर, दूसरा हो गया आपका M2 मिरर, दोनों को 90 डिग्री पर अरेंज कर दिया, दोनों के बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब आप कुछ देर के लिए भूल जाइए कि M2 है, आप सोचिए आपके पास सिर्फ M1 है। अगर आपके पास सिर्फ M1 है तो यहां से इसकी इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो x होगी, तो यहां से यहां तक का इमेज बनेगा, ये बन गया I1। I1 क्यों बोला, क्योंकि इसने किसकी में, कौन से मिरर ने बनाई, M1 ने बनाई, तो ये बन गई I1, ये बन गई इनकी। अब ये बन गई तो ये भी आपका हो गया x। अब आप क्या करो, थोड़ी देर के लिए M1 भूल जाओ, M1 आप भूल जाइए,
आप सोचिए सिर्फ M2 है, तो अगर M2 है तो अगर मिरर से ये इतना दूर है तो मान लो मिरर से अगर ये y डिस्टेंस दूर है तो ये मिरर से इमेजेस की यहां जो इमेज बनेगी उसका नाम क्या हो गया? I2 बन गया। M1 ने इसकी इमेज इधर बना दी और M2 ने इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बना दी, हो गया। अब आप क्या करो, इस प्लेन में रखो, जरा एक्सटेंड करो, एक्सटेंडेड इसको एक्सटेंड करो जरा, और सेम M2 को जरा एक्सटेंड करो, तो इनको जरा एक्सटेंड करो मिरर को, ठीक है। ये मिरर को खाली मैंने एक्सटेंड किया है। अब आप जरा ये बताओ, अगर ये मिरर एक्सटेंड हो गया, अब ध्यान से देखना, अगर ये मिरर एक्सटेंड, मैंने M2 को एक्सटेंड कर लिया तो ये मिरर है, इसके सामने ये जो इमेज है ये इस मिरर के लिए क्या बनी? ऑब्जेक्ट बनी कि नहीं बनी? ये जो ऑब्जेक्ट है ये वास्तव में रखा है, दैट इज कॉल्ड रियल ऑब्जेक्ट। लेकिन ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इमेज है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रही है। तो जब इमेज ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करती है तो उसी को बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये जो इमेज है, इसका पहले मिरर का जो इमेज है वो दूसरे मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, मतलब कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्ट का काम हो गया। अब अगर ये ऑब्जेक्ट हो गया तो सेम काम, अगर ये मिरर से अगर एग्जांपल के अगर ये z डिस्टेंस दूर है तो ये भी यहां पे z डिस्टेंस ही बनेगा। अच्छा, कौन से मिरर ने बनाया? M2 ने बनाया ना, तो यहां पे जो इमेज बनेगा वो I2 का हो गया। अब जरा वही सेम काम आप जरा इनके लिए करो, इनके लिए करो। ये M1 था, M1 को मैंने एक्सटेंड कर दिया, सेम काम। I2 वाला जो इमेज है वो M1 के लिए क्या बन जाएगा? तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये जो I2 है ये क्या बन गया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और यहां जो I1 था वो क्या बन गया? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब वही सेम काम ये, हाँ, तो ये जो भी डिस्टेंस होगी, ये मान लो यहां से, अगर मैं इसको मान लूं अगर यहां से A डिस्टेंस है तो सेम इसी पॉइंट पर फिर इमेज बन जाएगा कि नहीं बनेगा? और यहां जो इमेज बनेगा वो इस बार कौन सा मिरर बनाया है? M1 बनाया, तो वहां जो इमेज हो गया। अब आप ध्यान दो, एक ही पॉइंट पे M1 ने भी इमेज बना दी और उसी एक पॉइंट पे। तो आप जरा टोटल इमेज कैलकुलेट करिए, पहला यहां बना था, दूसरा यहां बना और दो यही बन गया, तो टोटल कितना बना? लेकिन एक पॉइंट पे दो बन गया तो उसको दो नहीं मानेंगे, वो एक ही मानेंगे, इसीलिए टोटल में से फिर एक को क्या कर देते हैं, वही यहाँ रूल यहाँ कर लेंगे। ठीक है, वो करके एक बार समझा दिया है, नहीं लेवल से, बट एक बार करके दिखा दिया, समझ आया? चल, ये प्लेन मिरर आपका हो गया। प्लेन मिरर क्या होता है, इमेज कैसी बनाती है, कितनी इमेज बनाती है, एंगल में रखोगे क्या होगा, डेविएशन क्या होता है, रिफ्लेक्शन है क्या, प्लेन मिरर का हो गया। ऑलमोस्ट जितना बोर्ड था उससे ज्यादा ही करा दिया। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर whose reflecting surface is a part of a hollow sphere। स्फेरिकल मिरर जो होता है वो बेसिकली एक hollow sphere ही होता है, उसको काट के निकाला जाता है। आप किसी भी चश्मे की दुकान पे चले जाइए, वहां पे आपको क्लियर कट दिख जाएगा। ठीक है, वहां आपको दिख जाएगा कि आप कोई भी उनसे मिरर मांग लो, आपको दिखा देंगे वो स्फेरिकल मिरर, आपको वो दिखा देंगे। वो दो तरीके का स्फेरिकल मिरर होता है, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है आपका कॉन्वेक्स। दोनों को पहचानना कैसे है समझा दिया था। ये डिपेंड करता है पॉलिशिंग पे, आप उसका कौन सा हिस्सा उसको पॉलिश करते हो। अब इस चैप्टर में ये जो पूरी डिसाइडिंग फैक्टर है वो लाइट है। लाइट डिसाइड करता है कि कौन से टर्म को पॉजिटिव होना है, कौन से टर्म को नेगेटिव होना है, कि वो लाइट डिसाइड करता है। अगर आने वाला लाइट केव के अंदर घुस गया, इसका मतलब है पॉलिश बाहर हुआ है। तो पॉलिश बाहर हुआ है, लाइट केव में जा रही है, विच मींस इस तरीके का मिरर कहलाएगा कॉनकेव मिरर। और अगर पॉलिश केव की साइड हो गई, अंदर की साइड हो गई और लाइट आपका बाहर से आ रहा है, विच मींस ये इंडिकेशन आपका ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले पहचानना सीखे रहो, पेपर में जब आएगा इसको कॉन्वेक्स कौन सा कहते हैं, कॉनकेव कौन सा कहते हैं। दूसरा, जिधर ये डॉटेड लाइन मिलेगा, इधर मतलब होता है कि वो आपकी पॉलिशिंग सरफेस है और उसके जस्ट अपोजिट वाली सरफेस आपकी रिफ्लेक्टिंग, इसमें आपका पॉलिशिंग सरफेस ये कहलाएगा और जस्ट उसके अपोजिट में रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका ये कहलाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखो। उसके बाद कुछ टर्म्स आते हैं, इनको कॉनकेव और कॉन्वेक्स को करने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं। अच्छा, पहली बात कहा गया कि ये जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर है ये एक स्फीयर का ही पार्ट होता है, तो काटा गया है। इसको आप जरा पूरा करोगे तो बेसिकली एक स्फीयर ही बनेगा।
ये बन गया एक स्फीयर। ऐसी सेम आप इसको कट करोगे तो ये आपका एक स्फीयर बन गया। तो बेसिकली कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, वो एक स्फेरिकल मिरर का ही छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है। अब उस स्फीयर के पास कुछ चीजें होती हैं, बेसिक टर्म्स होती हैं जो आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे पहला जो टर्म है वो है आपका पोल, सबके बारे में पता रहे पहले से, उसको बोलते हैं पी से डिनोट करते हैं। सेकंड टर्म है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया आपका। थर्ड हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गया आपका। उसके बाद आता है आपका फोकस, एक ये हो गया। और उसके बाद आता है आपका फोकल लेंथ, और उसके बाद आता है आपके पास एपर्चर। तो ये 6 टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको मिरर में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, और एक प्रिंसिपल एक्सिस, एक और प्रिंसिपल एक्सिस, ये कुछ चीजें हैं जो आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे अब इनमें से पहला एक ही उसमें समझा दे रहे हैं। जैसे मान लो ये आपका है, ये बना दिया मैंने कॉनकेव मिरर। अब पहला आता है पोल। इस जो कर्व्ड साइड है, इस कर्व पोर्शन का जो सबसे सेंटर वाला पोर्शन होगा वही कहलाएगा आपका पोल। कर्व्ड का जो सबसे सेंटर वाला पोर्शन होगा वो कहलाएगा पोल। इस पोल को कट करता हुआ जो लाइन जाएगी, इस पोल को कट करता हुआ जो लाइन जाएगी, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस नहीं बन सकती। वो लाइन जो पोल को कट करता हुआ निकलेगा और इस स्फीयर के सेंटर को भी कट करता हुआ निकलेगा, वो बेसिकली कहलाएगा आपका पोल। हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस। क्योंकि अगर मान लो आपने इस स्फीयर को अगर मान लो आपने पूरा किया, इस स्फीयर को अगर आपने पूरा किया, तो इस स्फीयर का अपना एक सेंटर होगा। उस स्फीयर का मान लो सेंटर ये है, उस स्फीयर का सेंटर ये है, ठीक है। स्फीयर का सेंटर ये हो गया। तो पैरेलल एक्सिस किसको बोलोगे? पैरेलल एक्सिस वो लाइन होगी जो इस कर्व्ड सरफेस के पोल को और इस इमेजिनरी स्फीयर के सेंटर को, दोनों को कट करके जो लाइन निकलेगी, पास ऑन होगी, तभी वो लाइन क्या बनेगी? वो अगर एक की को कट किया, ऊपर नीचे से पास किया, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस नहीं बनेगी। वो हम कह देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। एक्चुअल क्या होता है, कैसे पता करोगे, वो सब ध्यान रखना, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा, क्योंकि इमेजिनरी स्फीयर है आपका, तो उस इमेजिनरी स्फीयर के पास अपना एक सेंटर होगा। दैट सेंटर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो उस इमेजिनरी स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहां से कुछ चीजें आप क्लियर रखो। जैसे नॉर्मली आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आप बोलोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये गलत है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं बोलते हैं। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना दूर है उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोनों बातें कहने में लग रहा है कि मतलब तो एक ही है, बट दोनों मतलब अलग अलग है। आप कह रहे हो 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच का नहीं, क्योंकि ऑप्टिक्स में एक चीज, पूरे मिरर में एक चीज सब पहले डिसाइडेड है कि आप अपने ऑप्टिक्स में जो भी अगर मिरर है तो उस मिरर में आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो वो आप पोल से ही करेंगे। मतलब आपका एक पॉइंट फिक्स हो गया, जो भी कैलकुलेशन है पोल से, जो भी डिस्टेंस लेनी है पोल से। तो आप जब भी डेफिनेशन देंगे तो आप यही लिखेंगे द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। अब फ्रॉम द पोल आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आप जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हो वो कहां से कर रहे हो, वो पोल से कर रहे हो। तो आप ये नहीं बोलेंगे द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड कर्वेचर इज नोन एज रेडियस, नहीं, द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। बाकी सेंटर ऑफ कर्वेचर समझा दिया, प्रिंसिपल एक्सिस समझा दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझा दिया। नेक्स्ट आता है आपका एपर्चर। एपर्चर किसी भी स्फेरिकल मिरर का वो पार्ट होता है जहां से लाइट रिफ्लेक्ट करती है। जितने हिस्से से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी वही एपर्चर कहलाएगा। जैसे अगर मैं लाइट को यहां अगर मैं लाइट को यहां लाऊं तो ठीक है, एपर्चर कहलाएगा। यहां लाऊं तो एपर्चर कहलाएगा। अब ध्यान से देखो, ये तो मैंने बनाया था, मिरर सिर्फ यहीं तक है, तो यहां से लेके यहां तक का जो एरिया है जहां से लाइट रिफ्लेक्ट कर सकती है,
या जो भी रिफ्लेक्शन करना है वो इसी के अंदर ही परफॉर्म, इसके बाहर अगर लाइट आई तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो वो लाइट मिरर के जितने हिस्से से रिफ्लेक्ट कर जा रही है या जितने हिस्से पर रिफ्लेक्शन परफॉर्म कर ले रही है मिरर का, वो उतना हिस्सा क्या कहलाता है? एपर्चर। आप जितने हिस्से से रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं आपके लिए वो हिस्सा क्या बनेगा? अब ये मिरर इतना ही है, लाइट आई और ऐसे निकल गई तो ये अपर्चर नहीं कहलाएगा। थोड़ा आया निकल गया, अपर्चर। जो लाइट मिरर से टकरा के रिफ्लेक्शन वाला प्रोसेस करवा देगी दैट इज कॉल्ड, तो ये इतना हिस्सा ये अपर्चर कहलाएगा। इसके ऊपर से लाइट निकल गई, इसके नीचे से लाइट निकल गई, वो अपर्चर नहीं कहलाएगा। ठीक। उसके बाद आता है आपका प्रिंसिपल फोकस, एज इट इज फोकस। तो it is a point on the principal axis of the mirror at which the light rays coming parallel to the principal axis actually meet after reflection or appear to meet। अब ये दो तरीके से है कि प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं फोकस। होता क्या है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली लाइट आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जब लाइट आती है तो जब लाइट पड़ेगा तो रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करके निकलती है दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस। उसी को बोलते हैं फोकस। जैसे करके एक बार समझा दे रहा, अगर ये आपका मान लो कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। और ये लाइन होगी, ये हो गया आपका पोल और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या है, इस प्रिंसिपल एक्सिस, जो आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम एक लाइन लाए, ये रही आपके प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल लाइन। एक्सिस बनाने के बाद अगला काम क्या होता था, ये मतलब लाइन इंसिडेंट रे कराने के बाद अगला काम क्या होता था, ये नॉर्मल बनाना है आपको, तो स्फीयर का नॉर्मल कहां से पास करना चाहिए? उसके सेंटर से। और इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर ही क्या कहलाता है? तो जो नॉर्मल है वो बेसिकली कहां से पास कर, अब समझ में आया? तो जो इंसिडेंट रे उसका नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर गया। अब यहां के बाद क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तो यहां के बाद जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी और प्रिंसिपल एक्सिस की जिस पॉइंट पर वो कट कर देगा दैट पॉइंट इज नोन एज, उसी को बोलते हैं फोकस। और पोल से लेके फोकस तक की बीच की जो दूरी होती है उसी को बोलते हैं फोकल लेंथ। तो द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल to the focus is known as focal length. The distance from the pole to the center of curvature is known as radius of curvature। हो गया सेपरेटली। अब आप ही बताओ, इसमें लाइट आई है, इसमें लाइट रिफ्लेक्ट हुई है और एक्चुअल में लाइट जाके प्रिंसिपल एक्सिस पर कट की है, तो ये एक्चुअल हो रहा है घटना। तो ये जो फोकस है वो रियल फोकस है। मतलब कॉनकेव मिरर में जो फोकस होता है वो कैसा होता है? रियल फोकस होता है, उसमें रियल मिलता है। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर में फोकस होता है वो रियल नहीं होता, वो वर्चुअल होता है। अब वर्चुअल कैसे? जैसे इसको जो पॉलिश है वो इस साइड से कर दिया, उसके बाद इसका आपने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ये हो गया इसका पोल। अब लाइट क्या है, लाइट आपकी ये आई, ठीक है। अब आपको चाहिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, तो ये नॉर्मल ड्रॉ करो, तो ये आपने कर दिया नॉर्मल। फिर उसके बाद आप रिफ्लेक्ट कराओगे, तो बेसिकली यहां के बाद ये लाइट इधर ही रिफ्लेक्ट करेगी, इसमें कोई दिक्कत? इस लाइन को पीछे एक्सटेंड करो, पीछे एक्सटेंड करो। अब एक्सटेंड करोगे, अब समझो लाइट आई, रिफ्लेक्ट हो गई, आपने जो रिफ्लेक्ट हुई है इस लाइन को आप पीछे लाए हैं, आप खुद पीछे लाए हैं। पीछे लाते 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 ये प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां कम कट करेगी वो पॉइंट क्या बनेगा? फोकस। लेकिन ये जो लाइन कट कर रही है ये खुद से नहीं की है, आपने इसको करवाया है एक्सटेंड करा के। तो एक्चुअल में हुआ है कि करवाया गया? तो करवाया गया। जहां करवाया जाता है पूरे ऑप्टिक्स में, लाइट चैप्टर में, ये आप ध्यान रखिए, जहां करवाया जाएगा
ठीक है, वहां अपीयर्स टू मीट आएगा। हमेशा ये वर्ड लाइन 2-3 वर्ड लिखा मिलेगा, अपीयर्स टू मीट। और जहां ये 3 लेटर मिल गया आपको, अपीयर्स टू मीट, मतलब उसके नीचे तुरंत आपको वर्चुअल वर्ड लगाना ही है। ये कुछ चीजें हैं, क्लियर रखिए। और जहां वर्ड आया एक्चुअली मीट्स, इसका मतलब वहां चीजें मीट की हैं, और वहां वर्ड आएगा तुरंत रियल। तो जो कॉनकेव मिरर होता है उसका फोकस रियल होता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका फोकस वर्चुअल होता है। तो दोनों का याद रखिएगा कि कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो रियल फोकस होता है, क्योंकि लाइट एक्चुअल में कट करती है प्रिंसिपल एक्सिस पर, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें लाइट कट नहीं करती है, आप करवाते हो, जबरदस्ती आप कट करवाते हो, क्योंकि वो आपको दिख भी नहीं रहा होता। तो यहां पे जो फोकस होगा वो बेसिकली क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वर्चुअल फोकस। समझ आ गया? ठीक, चलो अब इसमें एक चीज और देखो, ये मिटा दे रहा हूं मैं, नॉर्मल बन गया आपका, बस टूडे यही जाएगा, ठीक है, कभी नॉर्मल मिटा दे रहे हैं। अब ध्यान से देखो, ये थी पहली रे, अब मैं कर रहा हूं दूसरी रे। तो जब दूसरी रे जाएगी, ये गई दूसरी रे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट भी कहां से पास करेगी, फोकस से ही पास करेगी। यही काम आपको करना है। आपको पता है ना प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन क्या है, तो उसको कहां से पास कराना है, तो पहले ही आप करवा लीजिए वो। तो आप डॉटेड करके पहले करवा के पहले वहां से क्लियर करा लो, उसके बाद में आप आराम से इस लाइन को मिला दो। ये हो गया। तो ये बेसिकली आपकी पहली वाली लाइन है, और ये बेसिकली आपकी दूसरी वाली लाइन है, एक ही पॉइंट पर आ गए। जरा आप इनके साथ वही सेम काम करो। तो ये पहली वाली थी, ये दूसरी वाली है, ये एज इट इज गई, और फिर आपको पता है ये कहां जाएगा, फोकस पे जाएगा। तो पहले इसको आप ये यहां ऐसे कर लो, और ये देखो ये लगेगा कि फोकस से आ रही है लाइट, आ रही है। ये आपकी दूसरी वाली लाइट हो गई, और ये आपकी पहली वाली लाइट हो गई, ठीक गया। अब आप जरा दोनों को ध्यान से देखो। जो कॉनकेव मिरर है आपका, जो कॉनकेव मिरर है वो लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके बाद ले जाके उसको एक ही पॉइंट पर, दो अलग अलग टाइम पे, दो अलग अलग एंगल पर दोनों लाइट गिरी थी, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों लाइट को एक ही पॉइंट पे ले जाके उसने क्या कर दिया, मिला दिया। और जब एक पॉइंट पर लाके इकट्ठा कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वर्ज। इसको बोलते हैं कन्वर्ज, मतलब एक ही लाइन पर उसने लाके क्या कर दिया, मिला दिया, कन्वर्ज कर दिया। और अगर लाइट फैल गई तो उसको बोलते हैं। तो आप जरा ध्यान से देखो, कॉनकेव मिरर क्या करती है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पर सभी लाइट को क्या कर दे रही है, इसीलिए कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम कॉन्वर्जिंग मिरर भी होता है। समझ आए? दूसरा, आप कॉन्वेक्स मिरर को ध्यान से देखो, कॉन्वेक्स मिरर में आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों लाइट देखो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, तो कॉन्वेक्स मिरर को इसीलिए हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। समझ आए? अब आप बताइए आपके लिए फायदा कौन सा है, मिरर कन्वर्ज करने वाला मिरर की डाइवर्ज करने वाला? तो जो आपके लिए जो कन्वर्ज करेगा, जो लाइट को दबाएगा एक जगह, वो आपके लिए फायदा है। यहीं से याद करो, क्योंकि जब पेपर देने बैठोगे तो वहां ये पूछा जाएगा, क्योंकि अभी आपको लेंस भी पढ़ना है, तो वहां भी यही सेम नाम के लेंस मिलेंगे, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। वहां तुमसे पूछा जाएगा कि डाइवर्जिंग लेंस कौन सा है और डाइवर्जिंग मिरर कौन सा है। हो सकता है आप अभी याद कर लो, लेकिन वहां पेपर पे बैठते टाइम आप भूल जाओ कन्वर्जिंग मिरर कौन सा था और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा था, वो बड़ी कंफ्यूजन होती है। आप ये मत रटिए कि कन्वर्जिंग मिरर ये था, कन्वर्जिंग, आप ये मत रटो। आप ये रटो जो लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा, जो एक जगह लाके एक पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा, वही कन्वर्जिंग होगा। तो अब आप कहोगे, तो एक चीज आप पढ़ते पढ़ते आप एक चीज नोटिस करोगे कि मिरर के केस में कॉनकेव मिरर के 6 केस पढ़ाए जाएंगे आपको, और कॉन्वेक्स मिरर के सिर्फ 2 केस पढ़ाए जाएंगे। और जब लेंस में आओगे तो वहां कॉन्वेक्स लेंस के 6 केस पढ़ाए जाएंगे और कॉनकेव लेंस के 2 केस पढ़ाए जाएंगे। मतलब आइडिया यहीं से लग जाएगा कि जो कन्वर्जिंग होता है नेचर में, उसी वही फायदा है, और इसीलिए उसी के सबसे ज्यादा केसेस हैं।
और इसे पढ़ाए वही जा रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस उन्हीं के बन रहे हैं। तो 6 के जिनके सबसे ज्यादा केसेस बनेंगे वही कन्वर्जिंग होगा। तो मिरर में कॉनकेव के 6 केस बनते हैं। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस इज ए कन्वर्जिंग इन नेचर, और कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस इज ए डाइवर्जिंग नेचर, दोनों डाइवर्जिंग होते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना, जिनके 6 केस बनेंगे वही कन्वर्जिंग नेचर के होंगे। वो करते करते पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है कि 6 केस, इतना तो याद रहता ही है कि कॉनकेव के मिरर में 6 केस बने थे और लेंस के केस में कॉन्वेक्स के 6 केस बने थे। तो जिनके ज्यादा केसेस होंगे उन्हीं के आपको बेसिकली पढ़ने हैं। समझ आ गया? ठीक। एक जो क्वेश्चन है बेसिकली एग्जामिनर और उसमें पूछेंगे, आपसे कहेंगे कि आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, आपने उस कॉनकेव मिरर को एक बार पानी में डिप किया, एक बार पेट्रोल में डिप किया और एक बार आपने हनी में डिप किया। तो क्योंकि कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, आपको पहले पता चल गया आपके पास फोकस होता है, फोकल लेंथ होता है, ये पता है आपको। तो वो आपसे कहेंगे कि अगर मैं उस कॉनकेव मिरर को पानी में डिप करता हूं, हनी में डिप करता हूं और पेट्रोल में डिप करता हूं, तो क्या उसका फोकल लेंथ बढ़ेगा या फोकल लेंथ घटेगा? वो आपसे नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो ज्यादा इधर उधर की बात ना करते, आप सीधे दिमाग में रखिएगा, मिरर कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, उसका फोकस किसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। मिरर का फोकस इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम होता है। आप चाहे अपने कॉनकेव मिरर को पानी में डालो, चाहे पेट्रोल में डालो, चाहे डीजल में डालो, चाहे हनी में डालो, उसका फोकस जैसे पहले था वैसे ही अभी भी रहेगा। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इनका फोकस कभी चेंज नहीं होता। मतलब कि देयर फोकसेस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, वो किसी भी मीडियम पर डिपेंड नहीं करते हैं, वो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। ठीक, तो एक तो कॉमन हो गया। नेक्स्ट है आपका, आपको पहले बताए थे रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अगर लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगी? फोकस से, एज इट इज। अगर लाइट फोकस से पास हुई तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। रिवर्सिबिलिटी अप्लाई करेगा वो। अगर पैरेलल आ रहा है तो फोकस से जाएगा, और अगर फोकस से आया है तो पैरेलल हो जाएगा। सेम अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में आया है तो एज इट इज 90 डिग्री वो वहीं से उसको वापस घुमा देगा। तो ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट अपीयर अपने ऊपर कराता है, अप्लाई करवाता है अपने ऊपर। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो चाहे क्लास 10th के बच्चे हो या चाहे 12th के बच्चे हो, लाइट में जो गलती होगी वो यहीं से होगी, साइन कन्वेंशन। 12th वालों को प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि वो 10th में पढ़ के आते हैं थोड़ा बहुत, तो उनको आइडिया रहता है। ये प्रॉब्लम 10th वाले बच्चों को होती है क्योंकि उनके लिए नया नया होता है, वो साइन कन्वेंशन उनके लिए प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक बार अगर याद हो गया साइन कन्वेंशन तो बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि लाइट का क्वेश्चन या ऑप्टिक्स का क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तो एक्चुअल में वहां कोई स्टेप मार्किंग नहीं होती है। अगर आपका आंसर +15 आया है और एक्चुअल में आंसर -15 है तो पूरा काट दिया जाएगा तुरंत, क्योंकि एक्चुअल वो क्वेश्चन उसी साइन पे ही तो बेस्ड ही था, वही तो बताना ही था एक्चुअल क्या प्लस माइनस। मैथमेटिक्स तो है नहीं कि प्लस माइनस चलो ठीक है हो गया, एक्चुअल पूरा इमेज ही हेर फेर हो जाएगी। आप उसको बियॉन्ड द मिरर बना रहे हो, वो पता चले इस साइड द मिरर बन रहा है। तो ये इसीलिए पूरा ध्यान देना है, साइन कन्वेंशन आपका गलत ना हो, इसमें कौन सा क्या है कैसे है, तो साइन कन्वेंशन आपको ध्यान देना है इसमें। ठीक है, अब ये साइन कन्वेंशन एक्चुअल पूरी जिम्मेदारी लाइट के ऊपर होती है, और वो भी कौन से लाइट के ऊपर? इंसिडेंट लाइट के ऊपर होती है। वो डिसाइड करता है कि किस क्वांटिटी को पॉजिटिव होना है और किस क्वांटिटी को नेगेटिव होना है, वो आपका इंसिडेंट लाइट डिसाइड करती है। तो ये बन गया आपका कॉनकेव मिरर, ये बन गया आपका पोल, पोल से यहां लाइन पास कर गई तो ये बन गया आपका पोल, ये बन गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बन गया आपका फोकस, और पोल और फोकस के बीच की दूरी ये बन गया आपका फोकल लेंथ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसकी दूरी ये बन गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां से लेके यहां तक का पार्ट आपका एपर्चर बन गया। ठीक, अब समझो, अगर मैंने लाइट को, अब ध्यान से देखो, लाइट ऐसे आएगी,
तो इंसिडेंट लाइट ऐसे जो भी कैलकुलेशन करनी है वो इंसिडेंट लाइट करवाएगी, इंसिडेंट लाइट ही करवाएगी। अब ध्यान से देखो, इंसिडेंट लाइट इधर आ रही है, ठीक है। लाइट कहां से आती है? लाइट ऑब्जेक्ट से ही आएगी। तो मान लो कि आपका ऑब्जेक्ट यही खड़ा है, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। तो पोल से ऑब्जेक्ट की जो दूरी होगी, पोल से जो ऑब्जेक्ट की दूरी होगी उसको डिनोट करते हैं स्मॉल u से, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जो भी इमेज बनेगा इसका, जो भी इमेज जहां भी बनेगा, चाहे इधर चाहे इधर, तो उस इमेज को डिनोट करते हैं स्मॉल v से, दैट इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। तो स्मॉल u हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, स्मॉल v हो गया आपका इमेज डिस्टेंस। अब क्योंकि लाइट इधर आ रही है, ध्यान से देखो, लाइट इधर आ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट तो यहां खड़ा है, आप मेजरमेंट कहां से कर रहे होते हो? पोल से। तो लाइट ऐसे आ रही है और तुमको मेजरमेंट करना है पोल से। तुम इंची टेप लेके कहां खड़े हो? पोल पे। तुमसे कहे मेजर करो, तो जब तुम कहोगे मेजर करने के लिए तो तुम पहले कहोगे ऑब्जेक्ट पहले खड़ा करो एक जगह। ऑब्जेक्ट खड़ा हो गया, तो जब ऑब्जेक्ट खड़ा होगा तभी तो ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी। तो ऑब्जेक्ट से लाइट आना शुरू हुई, यहां पर टकराई और तुम यहां से अपना इंची टेप लेके शुरू कर दिए। लाइट एक्चुअली इधर आ रही है और तुम अपना इंची टेप लेके उधर जा रहे हो। तो लाइट और आपके बीच में डायरेक्शन क्या है? इसीलिए उस समय यू का डायरेक्शन क्या लेना है? अगर आपका डायरेक्शन, आप जिस तरफ चल रहे हैं और लाइट के अगर आप उल्टे चल रहे हैं, इधर से लाइट आ रही है उधर से उल्टे हो तुम, तो हमेशा वो क्वांटिटी किसमें जाएगी? नेगेटिव। और अगर लाइट के डायरेक्शन में ही चल रहे हैं आप, तो वो क्वांटिटी कैसी जाएगी? अब क्या है कि लाइट ऐसे आ रही है और तुम मेजर करोगे पोल से, तो ये ऐसे जाएगी, तो दोनों अपोजिट है। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रहेगा? नेगेटिव। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 99% केसेस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या रहेगा? तो फिर 1% कहां बचा? तो वो 1% बचा वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए, वो 1% वहां रोका गया। इसीलिए 99% केसेस में जब आपका ऑब्जेक्ट रियल होगा तो वो वहां पे u की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी। क्लास 10th में नेगेटिव ही देते हैं क्योंकि वहां उनके में इतना डायग्राम नहीं है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा उनके सिलेबस में नहीं है, तो वो 10th वाले बच्चे एकदम रिलैक्स रहते हैं। उनको u हमेशा नेगेटिव ही लेना है, उनको टेंशन ही नहीं लेनी कि u पॉजिटिव, उनको u नेगेटिव। 12th वालों के लिए प्रॉब्लम है, 12th वालों के लिए दिक्कत पड़ती है, उनका u नेगेटिव भी हो सकता है और u पॉजिटिव भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट रियल है कि ऑब्जेक्ट। तो अगर किसी ने आपसे कहा कि ऑब्जेक्ट रियल है तब तो u नेगेटिव जाएगा, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल हुआ तो उस केस में u क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव। तो ध्यान रखना, वो आपके लिए प्रॉब्लम है। ठीक। दूसरा अगर मैं पूछूं फोकल लेंथ, इसी का फोकल लेंथ अगर मैं पूछूं तो ये बताओ, फोकस तो यही है, तो जिधर फोकस है और तुम यहां पोल पे हो, तो लाइट जब भी आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को, फोकस को काटते उसी के साथ तो आएगी। वो तो लाइट इधर से ही आएगी और आप हमेशा उल्टा ही जाओगे। तो आप जब यहां से इंची टेप लेके निकलोगे तो पहले पहुंचोगे किसके तरफ? तो इधर ही से तो लाइट तो इधर से आएगा और तुम इधर जा रहे हो, तो फोकस भी इसका क्या होगा? नेगेटिव। तो कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज, कोई एक्सेप्शन नहीं है। कॉनकेव मिरर है तो कुछ नहीं सोचना है, कॉनकेव मिरर हमेशा यूनिवर्सल, वो हमेशा आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव ही मिलेगा। ठीक है। और फिलहाल अगर u आपका रियल ऑब्जेक्ट है तो उस केसेस में u भी आपका क्या मिलेगा? नेगेटिव। ये यही साइन कन्वेंशन आपको चेक करनी है। बाकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r, वो भी आपको नेगेटिव ही मिलेगा, r भी आपको नेगेटिव ही मिलेगा। समझ गए ना? उसको भी आप इधर ही से मेजर करोगे, लाइट इधर ही आ रहा है तो r भी आपका नेगेटिव ही होगा। समझ आ गया? ठीक। अब जो चीजें आपने यहां की है वही एज इट इज आपको रिवर्स करनी है। तो कॉनकेव मिरर का फोकस नेगेटिव होगा, कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट अगर है और वो ऑब्जेक्ट रियल है तो u भी उसका नेगेटिव होगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कॉनकेव मिरर का क्या होगा? नेगेटिव होगा। समझ आ गया? आप उल्टा करिए, जरा रिवर्स करिए। कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो पॉजिटिव होगा, कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होगा वो पॉजिटिव होगा, उसका u हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। वो नेगेटिव, वो उस पे डिपेंड, वो मिरर पे डिपेंड नहीं करता है, वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है?
कि ऑब्जेक्ट रियल है कि ऑब्जेक्ट, तो वो यूज पे डिपेंड करता है, रियल वर्चुअल पे करता है। तो एग्जैक्टली आपको रियल है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है, वर्चुअल है तो पॉजिटिव, और उसका आर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। भूलता बहुत है, ये भूलता बहुत है, क्योंकि अभी आपके पास लेंस भी आ जाएगा तो भूलेगा बहुत। तो उसके लिए ट्रिक यही है, आप कॉन्वेक्स की जरा स्पेलिंग लिखिए, CONVE, एक्स लिखते हो ना, इसी एक्स को थोड़ा सा घुमा दो, प्लस एक्स को घुमाओगे कौन सा साइन बनेगा, बस यही से याद रख लो, नाम से याद रखो उसके। अब चाहे आपके पास कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे आपके पास कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों का फोकस पॉजिटिव ही होता है। चाहे आपके पास कॉनकेव मिरर हो, चाहे आपके पास कॉनकेव लेंस हो, दोनों का फोकस नेगेटिव ही होता है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये मेरे को अपने टाइम पे बहुत भूलता था, ये प्लस माइनस भूलता था, तो मैंने यहां से ट्रिक निकाल लिया कि कॉन्वेक्स में एक्स होता है, एक्स को थोड़ा सा रिप्लेस कर दो, वो प्लस बन जाएगा। इसका मतलब वेदर इट इज कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, दोनों का फोकस पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर दोनों का फोकस पहला हो गया। UVF पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेना है, ठीक। थर्ड आता है आपका हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट। अब ये मैथमेटिक्स है, कार्टेशियन सिस्टम है ये एक्चुअल में। ये आपका एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर भाई एक आपका फिर बनेगा ये एक वाई एक्सिस भी कार्टेशियन सिस्टम में बनेगा। तो ये होता है आपका प्लस वाई, ये होता है आपका माइनस वाई, ये होता है माइनस एक्स, और ये होता है प्लस एक्स। अब वही है ना, बाद में कुछ लोग कहते हैं जब ये प्लस एक्स है तो एफ कैसे हो गया। तो एक्चुअल क्या है, वो लाइट के बेसिस पर, पूरा मैथमेटिक्स नहीं लगाना है कि प्लस है तो इधर वाली सारी डिस्टेंसेस प्लस होंगी, नहीं। आप रिस्पेक्ट किसको मांगे, इसकी रिस्पेक्ट में चेक करना है। इसके साथ साथ हो तो पॉजिटिव, इसके अपोजिट हो। हवा आपके साथ चल रही हो तो साइकिल की स्पीड पॉजिटिव में बढ़ेगी, हवा और आपकी स्पीड अगर अपोजिट हो तो साइकिल की स्पीड, बस वही है। लाइट और आपकी स्पीड अगर साथ साथ है, मतलब डायरेक्शन साथ साथ है तो पॉजिटिव फैक्टर, अगर अपोजिट है तो नेगेटिव। और फिर एज इट इज जो भी ऑब्जेक्ट की हाइट होगी, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड टू HO और हाइट ऑफ इमेज इज डिनोटेड टू HI। तो जो भी क्वांटिटी इसके ऊपर रहेंगी, ऊपर वाले में, वो सारी क्वांटिटी पॉजिटिव, और जो भी क्वांटिटी नीचे आएगी वो सारी क्वांटिटी। अभी जैसे ये मान लो ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसको लिखूंगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये वैल्यू किस में रहेगी। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो इमेज उसने बनाया, इमेज ऐसे बना दिया, तो आप इसको लिखोगे हाइट ऑफ इमेज, वो किस में चली जाएगी, वो नेगेटिव में चली जाएगी। समझ आया, ठीक। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, साइन कन्वेंशंस हैं, जिनको आप ध्यान रखिएगा। कहां से लेना है बता दिया, पोल से लेना है, प्लस माइनस कैसे लेना है वो ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद एज इट इज आपका एक रिलेशन आता है। रिलेशन में क्या चेक करना है, हमने चेक किया पोल से जो कर्वेचर की दूरी थी, और फिर हमने चेक किया पोल से फोकस की दूरी। इन दोनों दूरियों के बीच में कॉमन पॉइंट मिला। हमने चेक किया कि पोल से लेके कर्वेचर की दूरी, जस्ट एन एग्जांपल, अगर 12 सेंटीमीटर है टोटल, तो पोल से लेके फोकस तक की दूरी 6 सेंटीमीटर थी। मतलब कि कर्वेचर का आधा होता है फोकस। इसका मतलब अगर आपको फोकस निकालना हो तो जितना रेडियस होगा डिवाइडेड बाई 2 कर देगा, काम हो जाएगा। समझ आया। बट ये एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है, फोकस निकालने का ये एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है। एक्चुअल फॉर्मूला आपके पास बेसिकली जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो है आपके पास F इज इक्वल टू R माइनस R/2 sec थीटा। ये एक्चुअल बिना किसी एक्सेप्शन, यूनिवर्सल वैलिड, जहां मन करे वहां लगाओ, ये चेंज नहीं होगा। ये कंडीशनल है, ये F इज इक्वल टू जो R/2 की हो, ये कंडीशनल है। अब इसमें कंडीशनल क्या है, इसमें कंडीशन ये रखा गया है, मिरर बहुत छोटा माना गया है। जब मिरर बहुत छोटा मानोगे तब ये फॉर्मूला वैलिड होगा, लेकिन मिरर छोटा है बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं है, तब ये फॉर्मूला वैलिड होगा। लेकिन आपके सिलेबस में इतना, भाई फिर से कह रहा हूँ, क्लास 12 में इतना नहीं डिटेल है, बस आप जानो ये फोकस निकालने का यूनिवर्सल वैलिड फॉर्मूला है, ठीक है। और ये कंडीशनल लाया गया है कि ये, अब आप ये बताओ R माइनस R/2, R में से R/2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, R में से R/2 माइनस करोगे तो कितना है,
अरे एक में से आधा माइनस करोगे तो आधा ही तो आएगा ना। अरे इसको 1 मान लो और इसको 1/2 मान लो, तो 1 में से 1/2 जाएगा, कितना आएगा? तो वही है ना, r में से r/2 जाएगा तो कितना है? इसका मतलब है सेक थीटा में थीटा ऐसा सेट किया है, इसकी वैल्यू 1 हुई है। अब आप सोचिए कौन सी वैल्यू पे सेक 1 देगा, किस एंगल पर सेक 1 देगा, सेक किस एंगल पर 1 देगा? सेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो ये सेक है ना, सेक का रेसिप्रोकल कौन है? इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल कौन है? कॉस थीटा। अब आप बताओ कॉस की कौन सी डिग्री पर वैल्यू 1 मिलती है, 0 डिग्री की 90 डिग्री? 90 कॉस क्या बोले हैं? कॉस की किस वैल्यू पर, किस डिग्री पे 1? साइन 91 तो कॉस 90 0, उल्टा है। तो साइन 0 1, साइन 0 0 तो कॉस 0। इसका मतलब है यहां थीटा क्या है? कॉस 0। इसका मतलब कॉस 0 मतलब यहां, तो यहां जब थीटा 0 रखोगे, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये 0 होगा तो सेक 0 की वैल्यू 1। ये जैसे 1 होगा तब तुरंत ये क्वांटिटी बन जाएगी r माइनस r/। इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? अब ये एक्चुअल सेक थीटा क्या होता है, ये इस डायग्राम में होता है डिटेल, क्योंकि डेरिवेशन नहीं है आपके चैप्टर में। तो वो 1 थीटा 0। अच्छा, थीटा 0 कहने का मतलब क्या है? एंगल ज्यादा कि कम? बहुत कम। इसका मतलब है कि ये जो मैं बना रहा हूं ना, ये क्लास 10th में आपको बता दिया जाता है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इंसिडेंट लाइट इतना दूर नहीं होती है, पहली बात इतना दूर होती ही नहीं है। इंसिडेंट लाइट ही पैरेलल एक्सिस से चपक के निकलती है, एकदम ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी। वो तो फिगर में बताने के लिए हम लोग इतना डिस्टेंस गैप लेते हैं, ताकि ये निकलती इतनी ही है। ये प्रिंसिपल एक्सिस से इंसिडेंट लाइट जितना ऊपर होती जाएगी उतना पैरालॉक्स क्रिएट होता जाएगा, मतलब उतना ये वैल्यू डिसबैलेंस होगी और लाइन रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे आके नहीं मिलेगी। तो ये तभी वैलिड होगा जब आपका इंसिडेंट लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम। अब बताओ यहां जब रिफ्लेक्शन कराओगे भी तो यहां जो थीटा बनेगा वो थीटा लगभग टेंड्स टू क्या हो जाएगा? टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो इसी केसेस में यहाँ ये 0 रख मान लिया जाता है कि यहाँ 0 होगा तो यहाँ 0 होगा, तब तो जब 0 होगा तभी ये वाला फॉर्मूला वैलिड करा पाओगे। लेकिन अगर ये 0 नहीं हुआ तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। समझ आया? वैसे क्लास 12th में एकेडमिक में यही रहेगा, उतना आप टेंशन मत लीजिए। बहुत होता है एग्जामिनर पूछता है, जिसको थोड़ा पूछना होता है तो वो कहेंगे कि फोकस लेंथ में और उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है। तो आपने बोला अगर फट से f = r/2 तो समझ जाएगा पढ़ा नहीं है बच्चा। तो कहेंगे और कोई फॉर्मूला, और कुछ बताओ, तो तुम वही है, तुम यही पढ़ के गए होते हो, तुमको और कुछ पता नहीं होता है। नहीं सर यही देखते होता है सर, तो वो उसमें कॉन्फिडेंस बहुत तेज रहता है हमारा। हाँ एकदम सर यही पढ़े हैं, ये है एक्चुअली, ये है। वो आपसे ये सुनना चाह रहा है, तभी वो 2 बार, अगर एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन को 2 बार प्रोनाउंसिएट किया, वो 2 बार पूछा, इसका मतलब उस क्वेश्चन में कुछ आंसर आपने नहीं दिया है, वो आपसे एक बार और निकलवाना चाह रहा है। तो ये सब चीजें होती हैं, तो ध्यान रखो, ये कम से कम कहीं दिमाग में याद रखो। होता है ये कैलकुलेशन के लिए आपके जो सिलेबस में 12th एकेडमिक में आपको मिलेगा, ये समझ आया? ठीक।